नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। भाई उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन ही आपकी तैयारी चल रही होगी। तो एक बार जुट जाइए। सबसे पहले तो आप सभी तैयारी का एक नियम है कि थोड़ा रिवीजन आपको चीज़ों का करते रहना है, और ख़ास तौर पे जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो आपके समय का जो ज़्यादातर भाग है वो आपकी रिवीजन में ही जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, ताकि जो एग्ज़ाम है जब वहाँ पे आप जाएं तो आपको चीज़ों में कन्फ्यूजन पैदा ना हो। क्योंकि जब भी आपके पास रिवीजन की कमी होगी तो आपने जो पढ़ा है उसे भी गलत करके आएंगे। क्यों गलत करके आएंगे? क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है, और कन्फ्यूजन में आप ये जानिए कि भाई 25% ही चांस तो है ठीक होने के, 4 ऑप्शन है तो, है ना। कन्फ्यूजन में फिर कहीं ना कहीं हम ऐसे ही तुक्का लगाते हैं उसका। तो ऐसे आपको करना है, इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। ठीक है, चलिए, अतिरिक्त बातें नहीं होंगी बेटा, पढ़ाई की बातें होंगी। हमारे पास बहुत सारा दिन है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम किसी भी तरह की बातें पूरे दिन कर सकते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हम जो कमेंट सेक्शन में बात करेंगे वो बहुत काम की होगी, या तो वो, या फिर हम पढ़ाई की बातें करेंगे। ठीक है, चलिए, क्लासिकल डांस के बारे में बात करेंगे। क्लासिकल डांस देखो, नृत्य नृत्य आपने देखा है बहुत सारी चीजों को एक्सप्रेस करने का साधन है, जिसमें ज्यादातर है अपनी खुशी दिखाने के लिए हम नृत्य करते हैं। पर कुछ नृत्य ऐसे हैं जो एक तरह से ईश्वर की साधना है। वो नृत्य नृत्य नहीं रह गए हैं, वो ईश्वर की साधना जैसे हो गए हैं। और ईश्वर की साधना के लिए तो नियम कायदे हैं भाई, फिर निश्चित नियम कायदे हैं जो ईश्वर की साधना के लिए। तो इनमें भी वो कायदे देखने को मिलते हैं। और याद रखना है आपको, ये हमारे नृत्य की अगर हम बात करें तो फिर नृत्य हमारा आ जाएगा एक तो यूं ही अपना आराम से फोक डांस, यानी कि लोक नृत्य। जब हमारा मन किया तब हम थोड़ा सा नाच लिए, कूद लिए, कुछ अवसर हैं स्पेशल उन पे। लेकिन एक हैं जो बिल्कुल नियम कायदे से होंगे, जिनमें हमारी अपनी मर्जी नहीं होगी। और याद रखना है हमें, वो हमारे शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस कहलाते हैं। और सवाल पूछा जाता है पहला कि हमारे क्लासिकल डांसेस की संख्या कितनी है, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लासिकल डांसेस, है ना। तो वो 8 है। अब 8, कभी कभी ये पूछेगा शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8। कभी कभी पूछेगा संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार कितने हैं। तो संगीत नाटक अकेडमी हमारी एक संस्था है, तो उस संस्था के अनुसार भी याद रखना है हमारे जो क्लासिकल डांस हैं वो कितने हैं, 8 है। पर ये हमारा संस्कृति मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये अपनी एक लिस्ट बनाता है शास्त्रीय नृत्यों की यानी क्लासिकल डांसेस की, और ये कहता है कि भैया 9 है। तो अगर हमसे नॉर्मल पूछे हमारे क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो हमें 8 बताना है। ठीक है, 8। चलिए, अगर संस्कृति मंत्रालय के अनुसार बेटा याद रखना है 9 नृत्य, 9वां छऊ है। तो अगर संस्कृति मंत्रालय के अनुसार पूछा जाए तो 9 बताएंगे। और याद रखना है इसकी जानकारी मिलती है नाट्य शास्त्र में। एक ग्रंथ है हमारा, एक बुक है नाट्य शास्त्र, जो भरत मुनि ने लिखा है। किसने लिखा है? भरत मुनि ने। तो नाट्य शास्त्र के बारे में हम बात करेंगे। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या है 8, संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भी 8, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार है 9, 9वां है इसमें छऊ। और इन शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी मिलती है हमें नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में मेरे भाई ध्यान रखना है, नाट्य शास्त्र में। सर आपकी बुक नहीं है क्या? नहीं बेटा, मैंने अभी कोई बुक नहीं करी है, लेकिन मैं इस बार एक बुक पे काम कर रहा हूं। पर मैं उसे तभी लेके आऊंगा जब मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट होऊंगा कि बच्चों का कुछ बेनिफिट करेगी। अभी क्लासेस ज़्यादा चल रही हैं मेरी, तो मैं उसे बहुत टाइम नहीं दे पाया हूं। तो मैं जब हर एक सवाल पे खुद काम करूंगा, मैं केवल तभी उस बुक को पब्लिश करूंगा। नाट्यशास्त्र किसने लिखा? जब ये इतनी महत्वपूर्ण किताब है क्लासिकल डांस पे, तो इसके लेखक भी पता होने चाहिए, भरत मुनि। और ये किताब कितनी महत्वपूर्ण है इसका आपको पता चल जाएगा इस बात से कि इसे पंचम वेद भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। अब ये छऊ, जिसे हमारा संस्कृति मंत्रालय तो मानता है क्लासिकल डांस, पर हमारी संगीत नाटक अकेडमी इसे क्लासिकल डांस नहीं मानती है। हमें क्लासिकल डांस संगीत नाटक अकेडमी नहीं मानती है बेटा, याद रखना है। तो छऊ जो है उससे मतलब फिर हम क्या मानते हैं? तो हम अर्धशास्त्रीय नृत्य यानी सेमी क्लासिकल डांस कहते हैं, यानी पूरा का पूरा शास्त्रीय नृत्य से नहीं कहा जाता। और ये छऊ जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में शामिल हुआ था 2010 में। कब हुआ है? 2010 में ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में शामिल हुआ है। छऊ यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में कब शामिल हुआ है? 2010 में शामिल हुआ है। छऊ 3 प्रकार का है, पूछा जाता है छऊ कितने प्रकार का है। एक तो है सरायकेला छऊ, झारखंड में चलता है। दूसरा मयूरभंज छऊ, उड़ीसा में चलता है। और तीसरा जो है वो है पुरुलिया छऊ, जो पश्चिम बंगाल में चलता है। आप याद कैसे करोगे? सराय, भैया सराय में केला कहां लगेंगे? जहां झाड़ियां होंगी ना वहीं केले का पेड़ मिलेगा। मयूर क्या काम करता है बेटा? मयूर उड़ जाता है, मयूर उड़ जाता है। और भाई पुरुलिया, पूरा लिया। भाई अगर आपको बंगला खरीदना होगा तो आप क्या खरीदेंगे? पूरा लेंगे या थोड़ा बहुत ही लेंगे? पूरा लेंगे या थोड़ा बहुत लेंगे बेटा, याद रखना है, ठीक है। तो अभी थोड़ा लेंगे या ज्यादा लेंगे? तो सरायकेला छऊ झारखंड, मयूरभंज छऊ उड़ीसा, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल। चलिए बेटा मैं आपको बता दूं, रेलवे वाले बच्चे और जीडी वाले दोनों बच्चे इस बैच से इस वीक जुड़े रहेंगे, क्योंकि 10 तारीख तक एसएससी जीडी का सिलेबस खत्म करना है। तो अभी आपकी दोनों की कंबाइन क्लास है, ठीक है। ये 7-8 दिन आपकी क्लास लास्ट में क्या रहने वाली है? कंबाइन रहने वाली है। तो रेलवे का बैच ये आगे चलता रहेगा, लेकिन जीडी का बैच, उसके 2-3 टॉपिक 4 टॉपिक मुझे जो कराने हैं वो आप दोनों के कंबाइन होंगे, ठीक है। हाँ हाँ, 2 इसलिए चल रही है बेटा, कमल प्रजापति, मैं वही बता रहा हूं। तो ये दोनों में जा रही है फिलहाल क्लास, अभी इस पूरे वीक जाएगी ये दोनों में, ठीक है। और इसलिए कोई कोई हो सकता है सवाल में एसएससी जीडी वालों वाला लास्ट में लूं, तो वो आपके लिए रेलवे वालों पे अप्लाई नहीं होगा। कोई कोई सवाल लूंगा, ज्यादा लूंगा नहीं, ठीक है। इनका फिर हो जाएगा 10 तारीख तक। कुछ बच्चों का सवाल है कि 10 तारीख तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, 10 तक हो जाएगा, लेकिन रेलवे वाला बैच हमारा लगातार चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि इन टॉपिक्स का लेवल दोनों का सेम है। चलिए बेटा, तो सरायकेला छऊ झारखंड, मयूरभंज छऊ उड़ीसा और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल। पुरुलिया छऊ क्या है मेरे शेरों? पश्चिम बंगाल में है। तो ये हैं 8 शास्त्रीय नृत्य, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और सबसे पहले इनसे पूछा जाता है कहां कहां के हैं। तो भरतनाट्यम है बेटा तमिलनाडु में। कहां है भरतनाट्यम? कहां का डांस है? तमिलनाडु का है। और ये सबसे पुराना है, ये सवाल पूछा जाता है सबसे पुराना। तो जो हमारे नृत्य हैं उनमें सबसे पुराना यही है। मोहिनीअट्टम बेटा केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश ऑप्शन में ना हो तो उत्तर भारत, ठीक है। उत्तर प्रदेश अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश ना हो तो उत्तर भारत कर देंगे हम। ओडिसी में नाम में ही लिखा हुआ है, ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। ओडिशा का नृत्य है बेटा ये। कथकली भी केरल का है, केरल का है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। सत्रिया असम का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। भैया कच्ची पुड़ी अंधे आदमी को खिला दी, अंधे को। आंध्र प्रदेश। और मणिपुरी बेटा मणिपुर का है। तो ये क्लासिकल डांस है, ये सारे के सारे क्लासिकल डांस हैं। इनमें सत्रिया सबसे नया है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे नया कौन सा है मेरे शेरों? तो ये सत्रिया है। और जो नॉर्मल सवाल हैं वो यहीं से बन जाते हैं। नॉर्मल सवाल क्या है? वो यहीं से बन जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो बेटा देखना है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, सबसे पुराना है।
पूछेगा मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का है। कथकली केरल का है। सत्रिया असम का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है। और एक सवाल बनता है इसमें क्या मेरे शेरों, एक सवाल बनता है ये कि कौन सा नृत्य कहां से है, कौन सा नृत्य। तो देखो कथक है ये, तो सीधे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नृत्य कहां से है बेटा, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से जुड़ा हुआ है। तो नॉर्थ इंडिया में केवल एक डांस है, कथक। केवल क्या है, तो नॉर्थ इंडिया में केवल कथक है। अब हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व भारत। नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी उत्तर पूर्व भारत से कौन सा नृत्य जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे पूछा जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जुड़े हुए हैं सत्रिया और मणिपुरी। सत्रिया और मणिपुरी। पूर्वी भारत से कौन सा नृत्य है, पूर्वी भारत। तो पूर्वी भारत से बेटा ये एक ही डांस है, उड़ीसी। और याद रखना है ये सारे के सारे आएंगे दक्षिण भारत, ये सारे के सारे आएंगे रेंज में। तो दक्षिण भारत का कौन सा डांस है, ये सीधे सवाल पूछा जाएगा। तो आप पहला तो बता दोगे मोहिनीअट्टम, दूसरा बता दोगे कथकली, तीसरा बता दोगे भारतनाट्यम, चौथा बता दोगे कुचिपुड़ी। ये चार नृत्य जो हैं साउथ इंडिया के हैं। और सीधे सीधे सवाल आता है कि ये कहाँ का है, ये कहाँ का है, ये कहाँ का है और ये कहाँ का है। और आपको बस सीधे सीधे ही बता देना है कि जी ये यहाँ का है, ये यहाँ का है, ये यहाँ का है और ये यहाँ का है। आपको अगर ये पता रहेगा तो आप सारे के सारे सवाल बता पाओगे, सारे सवाल आप बता पाओगे। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश कथक, उत्तर पूर्व भारत याद रखना है बेटा, उत्तर पूर्व भारत। ठीक है, उत्तर पूर्व भारत हम रखेंगे केवल वो सत्रिया और मणिपुरी। दक्षिण भारत में मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। और पूर्वी भारत में ये आ जाएगा, पूर्वी भारत में याद रखना है बेटा, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक। अब हम चलेंगे इनकी कुछ डिटेल। देखो आपके 70% सवाल यहीं तक खत्म हो गए, 70% जो सवाल हैं वो खत्म, 70% यहां से बेटा। चलिए, थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू। चलिए, तो 70% जो हैं हमें याद रखना है, ये सवाल यहीं तक आ जाएंगे। यानी हमने अभी 30% पढ़ा है और 70% सवाल मिल जाएंगे। अब जो बचा हुआ है 70% मटेरियल, उससे आएंगे बस 30% सवाल, उससे केवल 30% सवाल आएंगे, याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो भरतनाट्यम के बारे में क्या क्या सवाल आते हैं सीधे पूछा जाएगा। देखो इसका पुराना नाम है सादिर। तो सवाल यहां से बनेगा, कौन से नृत्य को पहले सादिर नाम से जाना जाता था। तो भरतनाट्यम को ही पहले सादिर के नाम से जाना जाता था, भरतनाट्यम को ही सादिर के नाम से जाना जाता था बेटा, याद रखना है। कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित होता है। तो सीधे आप कह दोगे जी भरतनाट्यम होता है। और इसके 6 भाग हैं, भरतनाट्यम के 6 भाग। देखो इसके कितने हैं, 6 भाग हैं। तो सीधे सवाल आएगा, भैया इस नृत्य के, भरतनाट्यम के कितने भाग हैं। तो 6 भाग हैं, 6 भाग हैं बेटा, याद रखना है। और नृत्य जो है, मान लो जैसे हमारे घर में ना शादी है, तो शादी में पहले क्या होगा भैया, आजकल पहले शादी होनी है किसी की तो पहले एंगेजमेंट होगी। ठीक है, रुपया रखा जाएगा, एंगेजमेंट होगी। फिर क्या होगा भैया, हल्दी होगी, मेहंदी होगा फंक्शन। ठीक है, हल्दी मेहंदी का फंक्शन होगा। फिर लगन सगाई हो जाएगी, फिर शादी होगी। शादी में भी सबसे पहले आएंगे तो भैया वो जो सालियां होती हैं वो ऐसे क्या करेंगी, वो पूजा करेंगी। ठीक है, सालियां पूजा करेंगी, है ना, गेट पे ही। फिर आएंगे तो फिर उसके बाद वरमाला पड़ जाएगी। ठीक है, वरमाला के बाद क्या हो जाएगा, तो वरमाला के बाद फेरे होंगे। आपने देखा है क्या कभी फेरे पहले हो गए हो और वरमाला बाद में हुई हो। फेरे पहले हो गए हों
और वरमाला बाद में हुई हो देखा है कि नहीं सर ऐसे कैसे हो जाएगा? आपने देखा है पहले शादी हो गई हो, एंगेजमेंट और मेहंदी बाद में हो रही है। सर आपको कुछ पता ही ना है, आपकी शादी तो 13-14 साल पहले हुई थी ना, आप तो पूरा सिस्टम ही भूल गए हो, आपको तो क्रम ही याद नहीं है। सर ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा ऐसे नहीं होता? नहीं ऐसे नहीं होता सर, जो आप पहले बता रहे थे ना वो वाला क्रम है। अच्छा ठीक है, ऐसे ही इसका भी ये 6 भाग में होता है भैया। कभी इसका एंगेजमेंट चलता है, कभी मेहंदी, कभी हल्दी, कभी फेरे, और इसमें जो सबसे पहला भाग है वो है अला रिपू और सबसे अंत वाला है तिल्लाना। तो हमें ये याद रखना है कि भैया जो सबसे पहला भाग होगा, 6 को याद करने की जरूरत नहीं है, एक तो याद होना चाहिए कि भैया पहला है अला रिपू जिसे हम आवाहन कहते हैं, और अंत वाला क्या है बेटा? अंत वाला है तिल्लाना या तिल्लाना। तो हमें ये सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। पुराना नाम सादिर, मंदिरों को समर्पित, आरंभ अलारिपू से है, नृत्य का अंत तिल्लाना से है। अन्य नाम जिनसे भरतनाट्यम जाना जाता है तो अग्नि नृत्य और दासी अट्टम। अग्नि नृत्य और दासी अट्टम ध्यान रखना है। अग्नि नृत्य और दासी अट्टम यानी सादिर नाम से भी जाना जाता है, अग्नि नृत्य से भी जाना जाता है, और दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक सवाल होता है, देखो कोई नृत्य अगर भगवान विष्णु के लिए किया जा रहा है, अगर भगवान विष्णु के लिए ध्यान रखना है किया जा रहा है, तो कोई नृत्य, थैंक यू कुमार जी, रवि कुमार जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो भरतनाट्यम में शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति की जाती है। याद रखना है शैव धर्म। तो अगर विष्णु जी को मानते हैं उस नृत्य में, उनकी कोई कहानी है, तो वो वैष्णव हो जाता है। और ये यहां पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये यहां पे हो जाएगा शैव धर्म, क्योंकि इसमें शैव धर्म जो शैविज्म है उसके बारे में बात की जा रही है, यानी शिव भगवान की स्तुति की जा रही है। ठीक है, चलिए अब इसमें कभी कभी क्या होता है, एक ही कलाकार अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। जैसे कोई नाटक हो रहा हो, आपने देखा हो स्कूल का थिएटर, तो वही आदमी एक बार क्या बन जाता है? सीता, वही बन जाता है फिर मंदोदरी, वही कुछ और बन जाएगा, वही कुछ और बन जाएगा। तो याद रखना है कि भैया भरतनाट्यम में एकल कलाकार जब अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करता है तो उसे एकाहार्य कहा जाता है। और सीधे सीधे पूछा जाता है पहला सवाल, एकाहार्य का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? एकाहार्य का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो भरतनाट्यम से। और वो स्थिति क्या कहलाती है जब एक ही कलाकार अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करता है, यानी वो अलग अलग भूमिका निभाता है। अब हम भी तो देखते हैं, हमारी मां भी तो एकाहार्य है। हमारे लिए मां के सारे फर्ज निभाती है। ठीक है, हमारे लिए जो दादी माँ है हमारी, उनकी बहू के फर्ज निभाती है, पिताजी की पत्नी का जो है फर्ज निभाती है। ठीक है, दादी माँ और दादाजी की बेटी का भी निभाती है, बहू का भी फर्ज निभाती है। तो मतलब देखा जाए तो एकाहार्य हमारे घर में भी उपस्थित है माँ। ठीक है, तो याद रखना है आपको, भरतनाट्यम में एकल कलाकार जब अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करता है, जब डिफरेंट रोल्स प्ले करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एकाहार्य कहते हैं, जब कलाकार ऐसा करता है। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चों, थैंक यू। आज आपका बहुत प्यार बरस रहा है कि सर मुझे आपकी क्लास बहुत समझ में आती है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भरतनाट्यम में कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? नट्टू वनार। देखो भरतनाट्यम कोई कर रहा है और कविता पाठ करके उसे निर्देश देता रहता है एक आदमी, तक धिन्ना धन्ना, तक धिन्ना धिन्ना, ऐसे कर करके। तो जब तक धिन्ना धिन्ना जो कर रहा है ना भैया, वो यानी कि जो कविता का पाठ कर रहा है, और कविता का पाठ करने वाला जो है उसको क्या कहते हैं? नट्टू वनार। ध्यान रखना है, नट्टू वनार कहते हैं। अब नाट्य, ये सीधे सवाल आता है, नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला क्लासिकल डांस भी कौन सा है? भरतनाट्यम। और ये सब सवाल आए हुए हैं, इस तरह पूछा हुआ है कि नाट्य रूप का यानी एक ड्रामा के फॉर्म में जिसे हमने प्ले किया हो, ऐसा भारत का पहला क्लासिकल डांस
भरतनाट्यम है बेटा। पर भरतनाट्यम में एक प्रथा ऐसी थी कि भरतनाट्यम में बहुत सारे लोग अपने बच्चे को होते ही सुपुर्द किया करते थे मंदिरों को। उस बच्चे को जिसे पता नहीं है उसे कहां भेजा जा रहा है, जिसकी जिंदगी हमने ये मान के कि हमारा इस पे अधिकार है, उसकी जिंदगी को हमने समर्पित कर दिया कि जाओ तुम पूरी जिंदगी भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करना बेकार चीज नहीं है, पर ये अपनी मर्जी से होनी चाहिए। अगर हमने जबरदस्ती किसी से करवाई है, एक ऐसे बच्चे पे हमने वो थोप दी है जिसकी समझ भी विकसित नहीं है, तो फिर वो स्तुति नहीं है, वो एक तरह से फोर्स्ड लेबर मान सकते हो आप उसे, ठीक है। तो और हमें अधिकार भी नहीं है कि हम किसी दूसरे को, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, हमारा अधिकार नहीं है ना कि हम उसकी जिंदगी को ऐसे ही कहीं भी कि भाई तो वो मंदिर में ही रहेगी। तो इस तरह की, और इस पे भी सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि धीरे 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 इस प्रथा का लोग गलत फायदा उठाने लगे। वो देवदासियां उनको कहते थे लड़कियों को, और देवदासियां जो होती थी उनका शोषण किया जाने लगा मंदिरों में, इसलिए अंग्रेजों ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया। ध्यान रखना है, क्या है बेटा, अंग्रेजों ने इन पे प्रतिबंध लगा दिया। और सीधे पूछा जाता है कौन से नृत्य पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था, तो 1910 में अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था भरतनाट्यम पे। और यहां से सीधे सवाल एग्जाम में टपकता है, ठीक है। चलिए, कटका मुख हस्त मुद्रा एक मुद्रा है। क्या है? एक मुद्रा है बेटा, ये है ना। तो एक मुद्रा जो बनाई जाती है इसमें, वो भरतनाट्यम में बनाई जाती है। और ये सवाल सीधे आया हुआ है कि भैया चिदंबरम मंदिर का जो गोपुरम है, गोपुरम बोलते हैं विशाल प्रवेश द्वार मंदिर का, साउथ के मंदिरों में प्रवेश पे ही बहुत बड़ी मीनार होती है। तो याद रखना है आपको कि भैया चिदंबरम मंदिर के गोपुरम पर कौन से नृत्य के चित्र एनग्रेव किए गए हैं, एनग्रेव किए हैं बेटा, याद रखना है। तो भरतनाट्यम के किए हुए हैं, इसके भरतनाट्यम के किए हुए हैं। अच्छा, जीडी में मैं पहले ले ली थी ये क्लास, अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, है ना, दोबारा ले लो, रिवीजन हो जाएगा लास्ट टाइम। तो ये हमारे जो सवाल बनते हैं भरतनाट्यम से सारे खत्म। मोहिनीअट्टम, अब तस्वीर देखो कितनी सुंदर है ना, क्योंकि सुंदरता हमें मोहित करती है। सुंदरता क्या करती है? हमको मोहित। अरे यार, कल तो मैंने वो, जैसे आपकी शादी हो जाएगी ना, तो फिर आप जब बाजार में जाओगे तो घरवाली साथ होगी, तो क्या कहेगी? अरे मुझे तो ये चूड़ी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर है। मतलब अपनी जेब से पैसे निकाल के दे दो भाई साहब, ठीक है। और मतलब ये है कि सुंदरता हमें क्या करती है? मोहित। कोई चीज हम खरीद रहे हैं, क्यों अच्छे, अरे यार जूते बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो मोहित। तो मोहिनीअट्टम का संबंध भी वही मोहित होने से ही है, मोहित होने से है। तो याद रखना है विशेष रूप से महिलाओं द्वारा, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा बना दिया गया है कि भाई महिलाएं ही मोहित करती हैं, मोहित करने का काम महिलाओं का ही है। तो याद रखना है कि भैया विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, एकल महिला द्वारा। किसके द्वारा? अकेली महिला के द्वारा। और ये भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी है। एक मोहिनी अवतार हुआ है भगवान विष्णु का, उसके बारे में 2 कथाएं प्रचलित हैं। आज आप देखना कौन कौन सी 2 कथाएं हैं। जो भगवान विष्णु को मोहिनी का अवतार लेना पड़ा, एक स्त्री का रूप धरना पड़ा। तो याद रखना है ये डांस उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो डांसर है उसे मोहिनी का अवतार ही माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी कौन से नृत्य में शामिल है? मोहिनीअट्टम। और भैया मोहिनीअट्टम में ये कसावू साड़ी पहनी जाती है, कसावू है ना, कसावू। इसको वैसे कनेक्ट करने के लिए ऐसे याद कर लो, कसी हुई साड़ी, थोड़ी फिटिंग की साड़ी, फिटिंग की। देखते हो ना आप, पुलिस में भी बहुत सारे बच्चे कैसे पहनते हैं, बिल्कुल फिटिंग की ड्रेस, है ना, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, मोहित करें वो और लोगों को, ठीक है, लगे कि हाँ भाई कोई पुलिस वाला जा रहा है, देखो कितना शानदार है, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि भैया कसावू साड़ी, तो थोड़ी सी फिटिंग वाली कसी हुई साड़ी पहनी जाती है मोहित करने के लिए। हाँ, एक तो भस्मासुर के विनाश के लिए, बिल्कुल बेटा ठीक है, एक तो भस्मासुर के लिए, और एक कहानी है किससे संबंधित, जो वो निकला था समुद्र मंथन में, क्या मिला था बेटा?
जो समुद्र मंथन में अमृत निकला था ना, एक उससे जुड़ी हुई कहानी भी है। ठीक है, चलिए। तो किस नृत्य में केरल कसाबू साड़ी पहनी जाती है? मोहिनीअट्टम में पहनी जाती है। और व्यवहार माला याद रखना है बेटा, व्यवहार माला नाम के प्राचीन ग्रंथ में कौन से डांस के बारे में लिखा हुआ है? तो मोहिनीअट्टम। इसको भी हम कैसे याद करेंगे कि किसी का व्यवहार हमें क्या कर लेता है? व्यवहार मोहित कर लेता है। ठीक है, कोई बहुत सुंदर बेशक ना हो, व्यवहार हमें मोहित कर लेता है। ठीक है, मोहित कर लेता है। ठीक है, मोहित कर लेता है। वैसे भी ये सुंदरता है ना, 2-4 साल के लिए अच्छी लगती है। शादी होगी 3-4 साल, चाहे कोई भी कितनी भी सुंदर लड़की है ना, तो शादी होगी तो 3-4 साल आदमी सुंदरता की तरफ ही देखता है, खासतौर पे जिससे शादी हुई है। लेकिन पूरी जिंदगी फिर वो व्यवहार देखता है। और जो बाहर के लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो तो देखते ही व्यवहार हैं। अगर किसी के यहाँ आप गए, वहां चाय पूछ ली तो वो ठीक है, और भैया चाय ना पूछी तो वो सुष्मिता सेन ही सही, उसका क्या है। वैसे भी देखो, हम में से बहुत से लोगों को बड़ी गलतफहमी हो जाती है, यार मैं सुंदर हूं, यार मैं लंबा हूं, ये तो गोरा भी नहीं है, ये तो काला है, ये तो काली लड़की है, अरे इसकी तो हाइट भी छोटी है। बेटा घमंड कभी भी, कम से कम उन चीजों का तो मत करिए जो आपको ईश्वर ने दी हैं। ईश्वर ने लंबाई, आपकी खुद की कोई मेहनत नहीं है उसमें। आपका रंग गोरा है, कोई मेहनत नहीं है। आप थोड़े से लंबे हो गए दूसरे लोगों से 4 इंच, आपकी कोई मेहनत नहीं है। आप अपनी जो चीजें हैं, आपके अंदर के जो सद्गुण हैं, अगर वो हैं तो वो गर्व फिर भी कर सकते हो। घमंड तो खैर दूसरी चीज हो गई कि हाँ चलो मैं अच्छी चीज कर रहा हूं, पर इन चीजों के लिए जो कर रहा है ना, वो तो निहायत ही बेटा गरीब बुद्धि का बच्चा है। और उसके साथ अगर कोई ऐसा है तो सहानुभूति रखनी है सबको, क्योंकि उनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो उसकी अपनी, जिसमें कोई गुण हो, जो उसकी अपनी मर्जी से उसने बना ली हो। तो ईश्वर ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया है। हमारे माँ बाप ऐसे हैं, थोड़े गोरे हैं, हमारा रंग भी गोरा हो गया। तो इसलिए उन बच्चों के साथ सहानुभूति रखनी है। और कभी भी अगर मैं थोड़ा सा कम हाइट का हूं, अगर मैं थोड़ा सा सांवला हूं, तो अपने पे कभी शर्म नहीं करनी है। ईश्वर ने जैसा आपको बनाया है ना, शायद वो बेस्ट है, वो बेस्ट होगा तभी भगवान ने बनाया है। वरना अगर उसमें कुछ भी दिक्कत होती, भाई हम जो हाथों से बना रहे हैं पीस, कुछ वही में, उसी में तो गड़बड़ हो सकती है, ऊपर वाले में तो नहीं हो सकती गड़बड़। ठीक है, तो कभी नहीं शर्माना है किसी चीज के लिए, कभी भी नहीं। ईश्वर ने जो दिया है वो सबसे बेस्ट है मेरे लिए। और अगर हम शर्माएंगे तो दूसरे हमें और नीचा दिखाएंगे। हमें गर्व होना चाहिए हम जैसे भी हैं, है ना। और किसने कहा कि गोरा रंग ही अच्छा होता है? किसने कहा कि हाइट ही ज्यादा अच्छी होती है? थोड़ा सा छोटा होना गलत चीज है, किसी ने भी नहीं कहा, कहीं कोई ग्रंथों में तो लिखा हुआ नहीं है ये। कभी नहीं शर्माना इन चीजों से। ठीक है, चलिए। भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी हम पढ़ ही चुके हैं। अब देखो भैया, जादूगरनी का नृत्य आपने देखा होगा। घर में आपके में अगर बड़े भाई हैं, अगर बड़े भाई हैं, उनकी शादी हो गई हो ना, या अभी जिनकी ज्यादा उम्र नहीं है चाचा की शादी हुई हो, तो कई बार दादी या मम्मी कहती है ना, अरे ये तो जादूगरनी है, यानी तो छोरा पे जादू कर दियो, यू जादूगरनी है, छोरा पे जादू कर दियो हमारे पे, तो अब तो यही की माने है यू। तो बेटा जादूगरनी मोहित कर लेती है। जादूगरनी भी क्या काम करती है? मोहित करने का काम। ध्यान रखना है बेटा कि जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है मोहिनीअट्टम को, और इसमें भी मणि प्रवलम भाषा का ही प्रयोग होता है। कौन सा? मणि प्रवलम भाषा का प्रयोग होता है। और मणि प्रवलम जो भाषा है, मणि प्रवलम है संस्कृत और मलयालम का। संस्कृत और मलयालम का बेटा याद रखना है, कॉम्बिनेशन है। जब 2 भाषाएं मिलती हैं, संस्कृत और मलयालम, तो मणि प्रवलम। और केरल में 2 डांस हैं, दोनों में मणि प्रवलम भाषा रहेगी। ठीक है, दोनों में मणि प्रवलम भाषा रहेगी बेटा। तो जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है मोहिनीअट्टम को। और कभी कभी ये एक सवाल आया हुआ है, एक बार, तेवितिचियाट्टम, नंगई नाटकम और दासियाट्टम किस नृत्य के रूप हैं? मोहिनीअट्टम के। तीनों ही एक साथ पूछे हुए थे, ये तीनों ही एक साथ पूछे हुए थे बेटा,
तीनों। ठीक है, चलिए डांस नंबर 3 पे आएंगे। कौन से नृत्य में भगवान कृष्ण के बचपन की कहानियां हैं बेटा? मणिपुरी में। और मणिपुरी क्योंकि भगवान कृष्ण का है, सीधे सीधे वैष्णव संप्रदाय यानी वैष्णव सेक्ट से ये जुड़ा हुआ है। फिर मणिपुरी के भाग पूछे जाएंगे, कितने भाग हैं? तो 2 भाग हैं, जागोई और चोलम। जागोई और चोलम। और बेटा इसे करने की, डांस को करने की 3 शैलियां यानी 3 स्टाइल है। 3 स्टाइल है, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। और भाग कितने बताए मैंने? भाग 2 है, जागोई और चोलम। भाग 2 है, जागोई प्लस चोलम। भाग 2 है, जागोई प्लस चोलम। ठीक है, तो लाई हरोबा, संकीर्तन, रासलीला। भाग 2 जागोई और चोलम। जागोई और चोलम है, याद रखना है। और 3 है इसकी। और इसमें भी जो खास तौर पर रासलीला है, इट इज बेस्ड ऑन राधा एंड कृष्णा थीम। तो ये राधा और कृष्ण की थीम पर आधारित है। राधा और कृष्ण की थीम पर आधारित है बेटा, याद रखना है। ठीक है, चलिए 64 तालों का प्रयोग होता है। अब आप बताओ भैया, मणि मिल जाए, अगर मणि मिल जाए, मणि, तो कितने तालों में? इसको वैसी ताले मत बनाओ, इसको लॉक वाला ताला बना दो, लॉक वाला। तो भैया जो मणि मिल जाए तो जी मैं तो 64 तालों के अंदर रखूंगा, कभी ले ना जाए हमारे पड़ोस का कोई। तो मणि अगर मिल जाती है तो इसमें 64 तालों का प्रयोग किया जाता है बेटा। और इसमें दर्शक जो हैं, उनसे जो डांसर हैं हमारे, वो सीधे आंख नहीं मिलाते, क्योंकि मणि जिसके पास है भैया वो तो चुप चुप ही देखेगा, वो आंख नहीं मिलाए, वो आंख नहीं मिलाएगा बेटा। ठीक है, हाँ चलिए। हाँ देखो, वाजुवुर और कला क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण भरतनाट्यम की शैलियां हैं। बिल्कुल तुषार जी, सही कह रहे हैं आप। तो वाजुवुर बहुत महत्वपूर्ण है, कला क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 2 शैलियां कई बार पूछी जाती हैं ज्यादा एग्जाम में। किसकी? भरतनाट्यम की, वाजुवुर और ठीक है कला क्षेत्र। तो इसमें सीधे नहीं मिलाते आंख। अब इसमें एक पोटलोई नाम की ड्रेस पहनी जाती है जो बेलनाकार है। इसको पोटलोई को योटीओई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योटीओई। तो इसको योटीओई भी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? योटीओई। और कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिससे पोटलोई कहा जाता है। और याद रखना है, योटीओई भी इसी का नाम है। नट गायन का प्रयोग मणिपुरी में। नागबंध मुद्रा मणिपुरी से, क्योंकि भैया नाग के ही तो बंधी होती है मणि, नाग के ही तो मणि बंधी होती है, नहीं बंधी होती है बेटा, ध्यान रखना है। नाग के ही, ध्यान रखना है बेटा, मणि बंधी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। और इसमें याद रखना है अपना, नृत्य है, वाद्यंत्र है, गाना एक ही व्यक्ति जब करता है तो उसे पुंग चोलम कहा जाता है। और पुंग चोलम, पुंग का मतलब है ड्रम, तो इसमें ड्रम का बहुत यूज है बेटा। कौन से नृत्य में खासतौर पर ड्रम का यूज होता है जिसे पुंग कहते हैं? तो वो मणिपुरी है। तो ये मणिपुरी है जिसमें ड्रम का बहुत यूज होता है, जिसे पुंग कहा जाता है। फिर से देखो कितनी शैलियां हैं इसकी, तो 3 शैलियां हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन, रासलीला। इसकी कौन सी शैली राधा और कृष्ण की थीम पर है? तो रासलीला है। मणि होगी तो 64 तालों में रखेंगे, हाँ जी, तो इसमें 64 तालों का प्रयोग होता है। भाई जिसके पास मणि है उससे तो आप आंख नहीं मिला सकते, या तो मणि मान लो या तो मणि मान लो। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसमें कलाकार दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाते, हाँ जी नहीं मिलाते। ठीक है, बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे पोटलोई कहा जाता है। अब ऐसे भी याद रखो, अगर हमारी अम्मा के पास होती मणि तो वो किस में रखती? पोटली में। पहले तो ताले वाले ज्यादा चलते नहीं थे, तो अगर हमारी अम्मा के पास मणि होती तो वो तो भैया उसे पोटली में रखती। तो पोटलोई आपको दिमाग में रखना है कि भाई पारंपरिक नट गायन का प्रयोग कौन से नृत्य में किया जाता है? मणिपुरी में। और बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे पोटलोई कहा जाता है। और नागबंध मुद्रा भी कहां पर है? यहीं पर है। एक सवाल यहां से सीधे बना हुआ है कि पैना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पैना, पैना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसका संबंध किस डांस से है? तो उसका संबंध भी बेटा मणिपुरी से है। किससे है? मणिपुरी से। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? बताओ जल्दी बताओ, यहां तक ठीक है? अभी क्लियर है?
बेटा जितना आपको बताया जा रहा है पहले आप वो करेंगे, ठीक है। जितना आपको पढ़ाया जाए सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है उसको करना, ठीक है। वो एक भरोसा आपको लेके चलना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं हम उसे करेंगे, और उसके लिए आपको एक भरोसा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम शुरू कर देते हैं आगे। कुचिपुड़ी, देखो सीधे सीधे है कच्ची पुड़ी। कच्ची पुड़ी मतलब अंधे आदमी को खिला दी। बेचारा अंधा आदमी है तो उसे तो कच्ची पुड़ी दोगे तो भी खा लेगा। कच्ची पुड़ी का जन्म पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश से हुआ है, ये तो नॉर्मल है। पर वहां कृष्णा नाम का एक जिला है और उसमें कुचेलापुरम नाम का गांव है, इसी से इसकी कच्ची पुड़ी नाम याद रखा है बेटा। कुचिपुड़ी इसका आधार है भागवत और पुराण, यानी भागवत और पुराण की चीजें इसमें दर्शाई जाती हैं। तो याद रखना है भैया, भागवत में हमें कच्ची पुड़ी मिल गई, हम भागवत और पुराण सुनने गए थे, हमें तो कच्ची पुड़ी खिला दी। हम भागवत और पुराण सुनने गए तो हमें कच्ची पुड़ी खिला दी। और सवाल पूछा जाता है भैया पीतल की तस्तरी में रखकर, तो एक स्टेज ऐसी आती है कुचिपुड़ी में जब डांसर पीपल की तस्तरी में पैर रख देता है, अपना पैर रख देता है पीपल की तस्तरी में, और उसे बहुत जटिल सा एक अभ्यास वहां करना पड़ता है, बहुत मुश्किल सा। तो याद रखना है ये कौन से नृत्य में है। तो आपको पता है भैया तश्तरी है, और तश्तरी में आप नृत्य में से तो केवल पूड़ी को ही रख सकते हो, चाहे वो कच्ची हो चाहे पक्की हो, किसी और को रखना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। चलिए कुचिपुड़ी में कौन सा संगीत प्रयोग में लाया जाता है, तो कर्नाटक संगीत लाया जाता है कुचिपुड़ी में। और कुचिपुड़ी का आदि गुरु किसे माना जाता है, सीधे सवाल आता है, तो बेटा सिद्धेंद्र योगी। ये कुचिपुड़ी ही नहीं, दक्षिण के सारे नृत्यों में ही ये यूज होगा कर्नाटक संगीत, ठीक है। तो दक्षिण, ठीक है, दक्षिण के नृत्य जो हैं, दक्षिण भारत के जो नृत्य हैं उनमें कर्नाटक म्यूजिक ही यूज होगा, चाहे वो भरतनाट्यम पूछ ले, चाहे बेटा वो कथकली पूछ ले, चाहे मोहिनीअट्टम पूछ ले, सवाल ही आएगा कि दक्षिण भारत के डांस हैं तो उसमें कर्नाटक म्यूजिक का ही यूज, कर्नाटक म्यूजिक का यूज होगा। कुचिपुड़ी का आदि गुरु किसे माना जाता है, तो सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। किसको माना जाता है, सिद्धेंद्र योगी को माना जाता है। और भामकल्पम नामक नाटक की रचना, भाई ध्यान रखना है, सिद्धेंद्र योगी ने ही की है। भामकल्पम नाटक की रचना किसकी, भामकल्पम नाटक की रचना याद रखना है सिद्धेंद्र योगी ने ही की है। और सीधे सवाल ये भी आता है भामकल्पम का संबंध, तो भैया भीम की तो कल्पना ही कर सकता है अंधा आदमी, भीम की तो कल्पना ही कर सकता है अंधा आदमी, सीधे सीधे सवाल करना है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी का आदि गुरु किसे माना जाता है, सिद्धेंद्र योगी को। और सिद्धेंद्र योगी को भामकल्पम नाटक की रचना जो की है उन्होंने, वो कुचिपुड़ी पर आधारित है। और इसमें नर्तकों को भगवतालु कहते हैं, भगवतालु। तो याद रखना है भगवतालु। तो भैया कच्ची पूड़ी किसके साथ खाओगे, भागवत, अरे भगवत किसके साथ खाओगे, कच्ची पूड़ी भैया आलू के साथ खा लेंगे। पूड़ी किसके साथ खाओगे, चाहे कच्ची क्यों ना हो, भैया आलू के साथ खा लेंगे। तो इसके डांसर्स को भगवतालु के नाम से जाना जाता है, अगर हम कुचिपुड़ी की बात करें। सवाल आता है मंडूक शब्दम शब्द का प्रयोग किसमें होता है, तो बेटा याद रखना है, तो ये मेंढक की कहानी है एक उसमें, तो ये कुचिपुड़ी में है। और जल चित्र नृत्यम, जिसमें कलाकार भैया पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाते हैं ना, तो जल चित्र नृत्यम का संबंध भी कुचिपुड़ी से ही होता है। और बेटा इनकी पोशाक को कहा जाता है बगल बंदी। तो भैया बगल बंदी कच्चीपुड़ी, बगल बंदी कच्चीपुड़ी, ध्यान रखना है, ठीक है। बगल बंदी कच्चीपुड़ी से है, जल चित्र नृत्यम कच्चीपुड़ी से है, मंडूक शब्दम कच्चीपुड़ी से है। ये तीनों जो है भागवत पुराण की कहानियां कच्चीपुड़ी में है, कुचिपुड़ी मतलब, ठीक है। ये सारे हमें बार बार रिवीज करेंगे, तो बार बार रिवीजन करके हो जाएगा बेटा, ठीक है। बेटा नॉर्थ साइड में आता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि
हिंदुस्तानी म्यूजिक यानी हिंदुस्तानी संगीत, वो आता है वहां पर, और ये कर्नाटक म्यूजिक आता है साउथ साइड में। ठीक है, चलिए किस भगवान से संबंधित है ओडिसी का? भगवान कृष्ण। अब आप देखो, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ का पूरा बोलबाला है। जगन्नाथ भगवान की पुरी में रथ की यात्रा भी होती है। असलियत में ये जगन्नाथ भगवान भगवान कृष्ण का ही एक रूप है, तो ये सीधे ही किससे रिलेटेड हो जाएगा? भगवान कृष्ण से। और ओडिसी जो नृत्य शैली है, याद रखना है, वो इसलिए भगवान जगन्नाथ की पूजा, या जगन्नाथ ना हो ऑप्शन में तो फिर भगवान कृष्ण करेंगे हम, भगवान कृष्ण से संबंधित है। ये त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। सीधे सीधे सवाल पूछेगा, भैया ओडिसी त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। किसमें किया जाता है? त्रिभंग मुद्रा में। का पुराना नाम ओरिसी भी है। अरे ओरिसी तो वही बात है ना, पहले कह देते होंगे ना, जैसे अलीगढ़ कोई कहता है, कोई अलीगढ़ कह देता है। ओरिसी इसी का पुराना नाम है, ओडिसी का। यहां से सवाल बहुत बनता है कि पखावज अक्षरों का प्रयोग, पखावज अक्षर होते हैं इसमें, तो उनका प्रयोग किस नृत्य को समाप्त करने के लिए होता है? तो इसे हम ऐसे याद करेंगे, पंख काम आते हैं उड़ने के। पंख काम आते हैं उड़ने के। ठीक है, उड़ने के, तो मतलब उड़ीसी, उड़ना है, उड़ीसी से संबंधित। तो इसकी ट्रिक हमने जोड़ दी है, पंख काम आते हैं उड़ने के। किसके काम आते हैं मेरे शेरों? तो पंख उड़ने के काम आते हैं। तो ओडिसी नृत्य का पुराना नाम क्या है? ओरिसी है। और पखावज अक्षरों का प्रयोग किस नृत्य को समाप्त करने के लिए? ओडिसी को समाप्त करने के लिए किया जाता है। ओडिसी की जो शुरुआत है बेटा, वो होती है मंगल आचरण से, और समाप्ति होती है मोक्ष पर। तो ओडिसी की शुरुआत होती है मंगल आचरण से, और ओडिसी का अंत होता है मोक्ष पर, क्योंकि जब उड़ जाते हैं प्राण पखेरु तो मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। थैंक यू आदित्य पांडे जी, थैंक यू। तो ओडिसी नृत्य का पुराना नाम है ओरिसी। पखावज अक्षरों का प्रयोग ये ओडिसी के लिए। पंख काम आते हैं उड़ने के बेटा, उड़ने के काम आते हैं, तो इसलिए पखावज ओडिसी से जुड़ जाएगा। ओडिसी की शुरुआत होगी मंगल आचरण से, और बेटा अंत होगा मोक्ष पर। जैसे भरतनाट्यम का मैंने आपको बताया था, वहां शुरुआत किससे हो रही थी? अलारिपू से शुरुआत हो रही थी भरतनाट्यम की, अलारिपू, और अंत हो रहा था बेटा तिल्लाना। तिल्लाना कौन सा डांस था ये? तो ये शुरुआत हो रही थी अलारिपू से, और अंत हो रहा था मेरे भाई तिल्लाना पे। ठीक है, ये क्या था? ये हम बात कर रहे थे भरत नाट्यम की। वी वर टॉकिंग अबाउट भरतनाट्यम। ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट भरतनाट्यम। ठीक है, चलिए। तो ओडिसी नृत्य का पुराना नाम ओरिसी है। पखावज अक्षरों का प्रयोग किस नृत्य को समाप्त करने के लिए? तो ओडिसी को समाप्त करने के लिए किया जाता है। ओडिसी की शुरुआत होती है बेटा मंगल आचरण से, और ओडिसी का अंत होता है मोक्ष पर। क्या होता है? मोक्ष पर। सीधे सवाल आया हुआ है कि कौन सा नृत्य मुख्यतः मेहरियों द्वारा, यह भी मंदिरों में ही होता है मेहरियों द्वारा, तो लेकिन सवाल आया है कौन सा नृत्य मुख्यतः मेहरियों द्वारा किया जाता है? तो ओडिसी किया जाता है। सवाल पेपर में यह भी आया है कि डांसर शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न, जैसे ज्यामिति के वो होते हैं ना, जैसे ज्यामिति की क्या होती हैं बेटा? ज्यामिति की जैसे बनी हुई हैं, जैसे कोई त्रिभुज बना हुआ है कुछ, तो ज्यामिति वाली चीजें जो होती हैं ना, ज्यामिति वाली आकृतियां, जो ज्यामिति के पैटर्न हैं, तो कौन से डांस में? वो ओडिसी में बनाए जाते हैं ज्यामितीय पैटर्न। यानी ज्योमेट्रिक पैटर्न, ज्यामितीय आकृति शरीर से कौन बनाता है बेटा? डांसर्स बनाती हैं ओडिसी नृत्य में। और इसलिए इसे सचल मूर्ति, सचल मूर्ति मतलब जो चलने वाली मूर्ति है, चलने वाली, क्योंकि भैया फिर भी डांस भी हो रहा है और वो भी बनी हुई है, मुद्रा भी बनी हुई है, डांस भी हो रहा है, मुद्रा भी और डांस भी हो रहा है, सीधे सीधे। तो याद रखना है किस नृत्य को सचल मूर्ति भी कहा जाता है? ओडिसी को कहा जाता है। और इसमें नृत्यांगनाएं शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं। ये जल तत्व का प्रतीक है, क्योंकि जल उड़ जाता है,
जल उड़ जाता है, तो ये ओडिसी जो है जल तत्व का प्रतीक है बेटा। ठीक है, यहां से सवाल सीधे सीधे बना है कि ओडिसी का सबसे पहला उदाहरण कौन सी गुफाएं हैं। तो बेटा उदयगिरी, खंडगिरी की जो गुफाएं हैं वो ओडिसी का सबसे पहला उदाहरण है। क्या है? सबसे पहला उदाहरण है। कथक का नाम, कथक को नटवरी भी कहते हैं। यह सवाल सीधे बना हुआ है कि नटवरी किस डांस को कहते हैं। नटवरी हम कथक को ही कह देते हैं। कथक कौन से नृत्य पर आधारित है? राधा कृष्ण की कथाओं पर। वहां राधा कृष्ण की रासलीला कर रहे थे हम, यानी कि उनकी रासलीलाओं के बारे में बात कर रहे थे मणिपुरी में। यहां राधा कृष्ण की कथाएं हैं कथक में। और सवाल यहां से बहुत बनता है कि कथक के घराने कौन कौन से हैं। तो ये फेमस घराने हैं। लखनऊ घराना कथक का है, जयपुर घराना कथक का है, बनारस घराना कथक का है, और रायगढ़ घराना भी कथक का है। तो ये 4 घराने बेटा कथक के माने जाते हैं। ये 4 घराने कथक के, ध्यान रखना है। सर अब आप अपनी जॉब नहीं करते। स्वाति मैं करता हूं बेटा, मैंने कुछ दिन की छुट्टी ली हुई है। कुछ दिन की क्या, 4.5 महीनों की छुट्टी ली थी, है ना। मैंने 4.5 महीने की छुट्टी ली हुई थी, तो वो शायद 1 महीने की और भी अभी बढ़वाने का है। तो क्योंकि कई सारे बैच हो रहे थे, नवीन सर थोड़ा सा वो कुछ और लक्ष्य बना के चले हैं, तो यहाँ पे फिर थोड़ी दिक्कत आ रही थी। क्योंकि क्लास स्टैटिक जी के हम 2 ही लोग पढ़ा रहे थे। पहले तो मैं करंट पढ़ाता था, पर 1 साल से अब मैंने स्टैटिक फिर से पढ़ाना शुरू किया। बीच में पहले पढ़ाया था कभी, तो फिर सर नहीं थे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेजेंस चाहिए थी, इसलिए थोड़ी सी छुट्टी लेनी पड़ी कि भाई बच्चों का नुकसान तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम कोई लक्ष्य लेके चल रहे हैं, ये तो हमारा अपना उद्देश्य है ना। तो अब उसमें अगर हम बच्चों का कोई नुकसान जितना मिनिमम हो, अब देखो जो आप लोगों का प्यार नवीन सर को मिलता है वो तो मिलता ही है, जो उन्होंने आपके लिए मेहनत की है वो तो की ही है, पर जितना हम लोग अपनी तरफ से क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, तो हमने सोचा पढ़ाई में तो कर देते हैं कम से कम। चलिए, हो रही है कुछ क्षतिपूर्ति? नहीं हो पा रही, थोड़ी बहुत हो रही है, नहीं जल्दी बताओ। तो कथक के घराने लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। चलिए, तो कथक का एक अन्य नाम तो नटवरी नाम से जाना जाता है। नटवरी नाम से कौन से नृत्य को जाना जाता है? ध्यान रखना है बेटा, नटवरी नाम से जाना जाता है कथक को। कथक नृत्य किस पर आधारित है? तो राधा कृष्ण की कथाओं पर है। राधा कृष्ण की, ध्यान रखना है बेटा, कथाओं पर है, याद रखना है, राधा कृष्ण की कथाओं पर है। चलिए ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। आपका बहुत प्यार मिलता रहा है मुझे, शायद लकी हूं इस मामले में, मैं शायद लकी हूं, इसलिए आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, हाँ बाकी मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं अभी 50% कैपेसिटी पे काम कर रहा हूँ। तो जो कमियां मुझ में थोड़ी सी हैं उनको हम धीरे धीरे करके कर लेंगे सही, ठीक है। चलिए, याद रखना है कथक का एक नाम है अन्य नटवरी। तो नटवरी नाम से किसे जाना जाता है? सवाल पूछा जाएगा। कथक राधा कृष्ण की कथाओं पर यह आधारित है, और 4 मुख्य घराने हैं। और इसमें पूछा जाता है बेटा, इसमें सीधे सीधे से पूछा जाता है कि लखनऊ घराना किसका है? कथक का। जयपुर भी, बनारस भी और रायगढ़ भी। बहुत याद रखना है बेटा, ये चारों के चारों घराने पूछे जाते हैं। और सीधे सवाल आता है एक, कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में किसने पुनर्जीवित किया? तो लेडी लीला सोखे ने, लेडी लीला सोखे ने। और जो वर्तमान स्वरूप है वो मुगल परंपरा पे है। क्योंकि जो मुगल लोग हैं ना, जो मुगल लोग हैं, आपको पता है, जो मुगल लोग हैं उन्होंने इस नृत्य को संरक्षण दिया है। इस नृत्य को संरक्षण देने का काम किसने किया है बेटा? मुगल लोगों ने किया है। क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में है, और मुगल का एम्पायर भी कहां है? मेनली नॉर्थ इंडिया में। तो इसलिए मुगल जो है उन्होंने कौन से शास्त्रीय नृत्य को संरक्षित किया? अगर ये सवाल पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? आप यही बताएंगे कि बेटा इसको किया है जिसका नाम है कथक। सत्रिया से सवाल बनते हैं बहुत,
इसकी खोज लगभग 500 साल पहले हुई। असम का है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। संस्थापक से सवाल बनता है सीधे सीधे, तो एक वैष्णव 15वीं सदी के, पहले तो ये देखो 15वीं सदी में चलाए वैष्णव संत हैं, यानी विष्णु को मानने वाले, और नाम है श्रीमंत शंकर देव। वैष्णव संत हैं और नाम है बेटा श्रीमंत शंकर देव। ठीक है, तो याद रखना है 15वीं सदी के महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव। तो याद रखना है ये हमें 525 साल पहले ये डांस चला है। ज्यादातर 525 550 साल पहले इस डांस को किस में लाया गया था बेटा? उसमें लाया गया था पूरी तरह से प्रचलन में। पर इसे मान्यता जो मिली है क्लासिकल डांस की वो 2000 में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सन 2000 में ही ये शुरू हुआ। ये प्रसिद्ध तो हो गया था 15वीं सदी में ही। श्रीमंत शंकर देव ने, जो वैष्णव संत थे, मठों में रहते थे, और एक मठ था सतारा नाम का। तो जो सतारा नाम का मठ है, क्योंकि सतारा नाम के मठ में ही इसको फला फूला ये डांस, इसलिए इसका नाम ही सत्रिया रख दिया गया। क्या बेटा? सत्रिया रख दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना है, सत्रिया रख दिया गया है। असम के वैष्णव मठों में कौन सा नृत्य विकसित हुआ? सत्रिया हुआ है, सीधे पूछा जाएगा। अंकिया नाट सत्रिया का ही एक हिस्सा है। किससे जुड़ा है? सत्रिया से। और यहां से सवाल बना है कि अंकिया नाट में कितने अंक हैं? तो ये एक अंक का है, केवल 1 एक्ट, यानी शुरू में और लास्ट में खत्म ही हो जाएगा सीधा। शुरू होने के बाद लास्ट, इसके भाग नहीं है कोई भी, एक ही एक्ट है, सिंगल एक्ट है ये। तो अंकिया नाट बेटा एकांकी नाटक है। और यहां से सवाल पूछा गया है अंकिया में कितने हैं? अंकिया में कितने? भोना या भावना किसका भाग है? अंकिया नाट का। भोना या भावना किसका है बेटा? अंकिया नाट का। माटी अखोरा, ये सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है, इसका संबंध भी किससे है? तो सत्रिया से। असलियत में किसी भी डांस को करने के लिए आप मजबूत होने चाहिए। आपको कोई एग्जाम निकालना है तो एग्जाम के लिए मजबूती क्या है? एग्जाम के लिए आप मानसिक तौर पे मजबूत होने चाहिए। एग्जाम के तौर पे आप शिक्षा के तौर पे मजबूत होने चाहिए, यानी आपने अच्छी सी पढ़ाई की हो, तभी तो आप करेंगे। उसके लिए आप क्या क्या करते हो? क्लास लेते हो, प्रैक्टिस सेट करते हो, रैपिड फायर करते हो, और क्या करते हो? मॉक टेस्ट लगाते हो, मिनी मॉक टेस्ट लगाते हो। क्यों? क्योंकि आपको मजबूत बनना है ताकि आप उस परीक्षा के लायक बन सकें, उस परीक्षा को पास करने के लायक। वैसे ही सत्रिया डांस को करने के लिए भी क्योंकि मेहनत चाहिए, मजबूत शरीर चाहिए, तो इसके लिए सत्रिया मिट्टी पर व्यायाम, मिट्टी पर व्यायाम यानी माटी अखोरा जो है उस तरह की एक्सरसाइज की जाती है ताकि सत्रिया को बहुत अच्छे से कराया जा सके, सत्रिया को अच्छे से कराया जा सके बेटा। ठीक है, चलिए, जब सत्रिया को पुरुष करता है तो उसे बोलते हैं भांगी। भैया भांग तो पुरुष ही तो पीता है जब पीना होगा, और जब स्त्री करती है तो उसे बोलते हैं सीमांगी। सीमांगी तो पुरुष करता है तो भांगी और स्त्री करती है तो सीमांगी। ठीक है, चलिए, और बोरगीत संगीत का यूज कहां होता है? सीधे सवाल आता है, तो सत्रिया में बेटा बोरगीत संगीत का यूज होता है। बोरगीत संगीत का यूज होता है। लास्ट है कथकली। यह भी महाभारत और रामायण पे है, यानी हमारे ग्रंथों पर। महाभारत रामायण ग्रंथ, और भी हो सकता है कोई, लेकिन होगा हमारा बड़े बड़े ग्रंथों पर यह आधारित है, पुरुषों द्वारा। देखो 2 हैं केरल के डांस, एक तो मोहिनीअट्टम है, उस पे तो कब्जा महिलाओं ने कर लिया। उस पे कब्जा किसने कर लिया? महिलाओं ने। और कथकली पे कर लिया है बेटा पुरुषों ने। इसमें 2 कैरेक्टर बहुत फेमस है। एक तो नायक, यानी इसमें हीरो होता है एक। डांस करते वक्त जो हीरो है उसे हम पाचा कहते हैं, और जो खलनायक है उसे कहते हैं कथी। अब इसमें अगर आपको याद ना हो तो अरे यार तू तो कथी खलनायक हो रहा है, यार तू तो कथी खलनायक ही हो रहा है, यार ऐसे मत कर मेरे भाई, तू तो कथी खलनायक हो रहा है। तो याद रखना है विशेष रूप से पुरुषों द्वारा कथकली। नायक को पाचा कहते हैं, खलनायक को कथी कहते हैं। चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत होते हैं कथकली में। जो चेहरा है उसके एक्सप्रेशंस का यूज बहुत होता है, हाव भाव का यूज, तो ये कथकली आ जाएगा सीधे सीधे। अब यहां से सवाल बना हुआ है पहले, कथकली का नाट्य स्थान जो है उसे क्या कहते हैं, या कथकली के थिएटर को? कुट्टम पालम। और ये बेटा जो सवाल आ चुका है उसे दोहराने में शर्म नहीं आती इन लोगों को बिल्कुल भी, ये दोहरा देते हैं कभी भी। फिर सीधे कौन से नृत्य की शुरुआत
केली कोट्टू ढोल बजाने से होती है? ये सवाल आता है। तो भैया कथकली की शुरुआत केली कोट्टू नामक ढोल बजाने से होती है। कथकली में 24 मुद्राएं हैं, जबकि मणिपुरी में 64 ताल थी। कितनी? 64 ताल। बेटा इडक्का, चिंदा और मडालम ये 3 मुख्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, और इसमें से इडक्का से सवाल ज्यादा बनता है कि भैया इनमें से किसका संबंध कथकली से है? तो इडक्का का है। और ये आकाश तत्व को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। जैसे ओडिसी में जल तत्व था, क्योंकि जल उड़ जाता है। ओडिसी में क्या होता है बेटा? जल तत्व, क्योंकि जल उड़ता है। और याद रखना है कथकली आकाश तत्व, क्योंकि कथाएं जब सुनाई जाती हैं ना तो आकाश में रहने वालों की सुनाई जाती हैं। आकाश में रहने वालों की सुनाई जाती हैं। और कथकली गीतों के लिए भी मणि प्रवलम भाषा, वही वाली जो मोहिनीअट्टम में थी, वही 2 भाषाओं का जोड़, कॉम्बिनेशन, संस्कृत और मलयालम। और याद रखना है, सीधे सीधे पूछा हुआ है, कलासम और नल चरितम कौन से नृत्य के प्रकार हैं? तो बेटा ये कथकली के हैं। कलासम, नल चरितम, कलासम, नल चरितम। तो भैया ये कथकली के प्रकार हैं। एक सवाल ये पूछा होता है, कथकली ललित कला के कितने रूपों का संयोजन है? यानी कथकली में ललित कला के कितने रूप मिले हुए हैं? तो 5 रूप मिले हुए हैं। बस सीधे इतना ही सवाल पूछा है, सीधे इतना ही सवाल ध्यान रखना है, पूछा है बेटा, याद रखना है। तो कथकली ललित कला के 5 रूपों का संयोजन है, ठीक है। और इसमें हरा रंग जो है वो कुलीनता, देवत्व और सद्गुण को, हरा रंग इनको रिप्रेजेंट करता है। नाक की बगल में लाल धब्बा हो, राजसी गौरव। काला रंग है बुराई और दुष्टता, ये तो आप याद कर ही लोगे। पीला रंग संत और महिला, तो पीला रंग ऐसे जोड़ देना आप, संत और महिला। तो याद रखना है भाई, पीला रंग जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनसे कनेक्ट कर देना, पीला रंग संत। भैया पूरी तरह से अगर लाल रंग से पुता हुआ चेहरा है तो बुराई को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? ये इंडिकेट करता है इविल को, यानी कि बुराई को। इविल यानी कि बुराई को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमें इतना रखना है। और यहां पे कुछ मैंने बता दिए हैं जो आप फैक्ट, बस कुछ नहीं है, सीधे सीधे 1 लाइनर है, इन्हें पढ़ लेना एक बार, है ना। इन्हें एक बार आपको पढ़ना है 5 को, ताकि ये इसलिए छोड़ दिया है मैंने, ताकि आप घर पे भी इनके बहाने से रिवीजन के लिए पीडीएफ खोलोगे, जरूर पीडीएफ जरूर खोलोगे। देखो बेटा, बच्चा पूछ रहा है सर कौन सी नौकरी करते थे? नौकरी बेटा 3-4 कर ली असलियत में। दिल्ली पुलिस में सिपाही की कर ली 1 सवा साल, 5 साल दिल्ली में एसआई की भी कर ली, तो 5.25 6 साल तो दिल्ली पुलिस में ही की थी। फिर 10 साल से सीजीएल में, वहाँ पे पहले एएसओ थे, अभी सेक्शन ऑफिसर का प्रमोशन हो गया। ये गजटेड रैंक होती है वैसे, तो ठीक है, ये सब चलता रहता है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर लाइफ में कुछ बेहतर करना है ना, मुझे बस एक चीज़ की संतुष्टि रहती है। देखो, पुलिस में मैं चाहता तो बहुत सारे पैसे कमा सकता था, बहुत सारे लोग कमाते भी हैं। और पुलिस में सब इंस्पेक्टर रैंक ऐसी होती है कि कोई मतलब 10-20 लाख रुपए महीने कमाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उतना हो सकता है, कभी कभी एक दिन में भी 5-7 लाख रुपए मिल जाए। पर मुझे एक चीज़ समझ में आई लाइफ में कि अगर मेहनत से कुछ मिल रहा है ना तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए मैंने फिर वो नौकरी, जब मैं 5.25 साल रहा, तो मैंने कभी 1 रुपया भी किसी से लिया नहीं। और उसके अलावा भी 11 साल इस नौकरी में भी हो गए, कभी किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया है। और एक चीज़ की बस मुझे संतुष्टि रहती है कि मैं जब बचपन में था तो एक ऐसी हैबिट डेवलप हो गई कि मेहनत से डर नहीं लगता, मतलब मेहनत करने में आनंद आता है। तो मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लाइफ में किसी भी चीज़ से डरना, मेहनत से मत डरना। ये मेहनत आपको बहुत आगे लेके जाएगी। वैसे भी ये शरीर जो है हमें ऐसा तो है नहीं 10-5 जन्म चलाना है, तो इससे काम लो यार। जब आप 200-250 रुपए में एक मजदूर को लेके आते हो तो उससे तो पूरा काम लेने की कोशिश करते हो। अरे भैया, इसे ये थाली बैठा है देखो आधे घंटे से, यार इसे मैं 400 रुपये दूंगा, इससे तो पूरा काम लेने की कोशिश करते हो। तो ये भी तो ऐसे ही मिला है,
इसे लो जितना काम ले सकते हो मेरे भाई, करो मेहनत जितनी कर सकते हो, कुछ नहीं बिगड़ना इसका। इसकी एक ही खासियत भगवान ने बना के भेजी है कि जितनी मेहनत करोगे उतना बेहतर होगा ये, जितना इसे आराम में रखोगे उतना खराब होगा। जितना काम ले सकते हो लो, और मेहनत करनी है अच्छे से, जितनी भी कर सकते हो बेटा, क्योंकि मेहनत एकमात्र ऐसी चीज है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।